गरीब बहू ने ससुराल में की पहली बार अमीरों वाली दावत। शाम का समय था। लता और सुरेश बाहर से आते हैं और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कुंडी की आवाज़ सुनकर उनकी छोटी बहू जिया दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर कदम रखते ही अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बहू, यह सब क्या है? यह हमारा ही घर है ना, या मैं कोई सपना देख रही हूँ? घर एकदम सुंदर सजा था। सुंदर लाइट्स लगी थी, दीवारों पर रिबन और फूलों की सजावट की गई थी और सुंदर चटाई बिछा करके जिस पे पनीर टिक्का, स्प्रिंग रोल, गोलगप्पे, चाट, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, बटर नान, तंदूरी रोटी, चिकन बिरयानी, तरह तरह के ग्रीन सैलेड और मिठाइयों में गाजर का हलवा, जलेबी, आइसक्रीम, केक, कस्टर्ड पास्ता, हर तरह का खाना था। अरे भाई, इतना सारा खाना, और वह भी हम गरीबों के घर में! ये सब कहाँ से आया है? यह तो किसी अमीर के घर की दावत लग रही है। यह 56 भोग हमारे घर में कैसे आ गई बहू? बता माँ जी, बाबूजी, यह सब आपकी इस प्यारी बहू जिया ने किया है। उसी ने आप लोगों के लिए यह अमीरों वाली दावत तैयार की है। काजल की बात सुनकर सभी जिया को हैरान होकर देखने लगते हैं। आखिर जिया ने अपने ससुराल में इतनी बड़ी अमीरों वाली दावत कैसे रखी, और यह अमीरों वाली दावत किस खुशी में रखी गई, यह जानने के लिए चलिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बेटा, तू कितनी मेहनत करती है। पूरा घर का काम करने और खाना पकाने के बाद भी तू इस सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। थोड़ा तो आराम कर लिया कर, अपने शरीर को आराम दिया कर मेरी बच्ची। गर्मी का समय था। जिया अपने कच्चे घर में बैठी पसीने में लथपथ सिलाई मशीन पर लगातार कपड़े सिल रही थी। तभी जिया के माता पिता खेत में काम करके लौटते हैं। माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आप और बाबूजी भी तो इतनी गर्मी में खेत में काम करते हैं ना। लेकिन मेरी बच्ची, आप लोग भी तो मेरी शादी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने घर वालों को ऐसे अकेले मेहनत करने के लिए थोड़ी छोड़ दूँगी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? तुम अपनी बेटी को जानती ही नहीं हो, वो कितनी मेहनती है और होनहार है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमारी बेटी बहुत ही होनहार है, तो लाखों में एक है। इतनी संस्कारी और परिवार को साथ लेकर चलने वाली लड़की जिस घर में जाएगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह जिया के मम्मी पापा उससे थोड़ी बातचीत करते हुए और कुछ समय बाद जिया की शादी हर्ष से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन जिया की पहली रसोई थी। जिया सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप बता दीजिए कि खाने में क्या बना दूँ? बेटा, बहू, तुम तो देख रही हो ना कि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है। रसोई में जाकर देखो, थोड़ा सा आटा बचा होगा और थोड़ी सूजी रखी होगी। उसी से सबके लिए हलवा और पूरी बना देना। इस घर के लिए वही बहुत है। जी ठीक है माँ जी। जिया रसोई में जाती है कि तभी उसकी नज़र एक प्लास्टिक में बचे हुए थोड़े से चावल और बर्तन में रखे हुए थोड़े से दूध पर पड़ती है। वह मन में सोचती है, क्यों ना मैं इससे थोड़ा सा खीर बना लेती हूँ, और खीर सबको बहुत पसंद भी आएगा। जिया बहुत ही मन से खीर, पूड़ी और थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाती है। जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं तो जिया सबको खाना परोसती है। खीर का पहला चम्मच खाते ही रितु वाह वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने कितनी अच्छी खीर बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। कभी मैंने नहीं खाई थी, यह तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अरे बहू, मैंने तो तुझे हलवा बनाने के लिए कहा था, तूने ये इतनी स्वादिष्ट खीर कैसे बना दी? माँ जी, हमारे घर में तो दूध भी बहुत कम था बहू। माँ जी, वो प्लास्टिक में चावल बचे थे और थोड़ा सा बर्तन में दूध था। मैंने सोचा कि कुछ मीठा अच्छा बना दूं ताकि सबको पसंद आए। सच में हमारी बहू तो बिल्कुल अन्नपूर्णा का रूप है। घर में कुछ न होने के बाद भी यह तूने अपनी पहली रसोई में हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। तेरे हाथों में सच में जादू है। लता जिया की तारीफ कर रही थी कि तभी सुरेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं। ये ले तेरी नेक। घर के सभी लोग जिया को कुछ न कुछ नेक देते हैं, थोड़ा थोड़ा नेक देते हैं। जिया नेक लेकर बहुत खुश हो जाती है और घर के काम काज में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब धीरे धीरे जिया अपने ससुराल में ढलने लगी थी
वो अपनी जेठानी काजल के साथ मिलकर घर का काम करती और सब्जी लाने भी जाती थी। एक दिन जब दोनों सब्जी लेकर लौट रही थी तब देख रही है, हो जिया, यह कितना बड़ा टेंट लगा हुआ है, शायद किसी ने यहाँ बड़ी दावत रखी है। हाँ दीदी, यह किसी अमीर की ही दावत है लग रहा है। जिया, सच कहूँ तो मेरा बहुत मन होता है ऐसी किसी अमीरों वाली दावत में खाना खाने की। काश कोई हमें भी अमीरों वाली दावत देता। ना तो कोई हमें दावत देता है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम दूसरों को दावत दे सकें। काजल जिया की बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर दोनों घर आती हैं। रात में दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आलू की सब्जी और रोटी बनाती हैं, जिसे देखकर हर्ष मुंह बना लेता है। क्या आप लोग रोज़ रोज़ वही आलू की सब्जी बनाती हैं? कभी कुछ और अच्छा भी तो बना लिया करो। बेटा, तू तो जानता है ना कि तेरे भैया की ज़्यादा सैलरी तो चिंटू के पढ़ाई में चली जाती है और फिर बस किसी तरह से घर खर्च चलता है। लेकिन फिर भी हर्ष चुपचाप खाना खा लेता है और सो जाता है। एक दिन दोपहर के समय रितु रो रही थी। जिया उसे रोता हुआ देखती है। क्या हुआ रितु, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना भाभी, मेरा यह सूट साइड से फट गया है। मुझे अभी ट्यूशन पढ़ाने जाना है। मेरे पास पहनने के लिए और कुछ भी नहीं है। मैं क्या पहन कर जाऊंगी? बस इतनी सी बात है, रुक जा, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। जिया अपने मायके से सिलाई मशीन लाती है। वह तुरंत मशीन पर बैठती है और बहुत ही सफाई से फटी हुई जगह पर एक सुंदर सा सिंपल सा डिजाइन बना देती है और उसकी सूट ठीक कर देती है। सूट एक डिजाइन सूट जैसा लगने लगता है। वह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। खाना बनाने के अलावा कपड़े सिलने में भी महारत हासिल कर रखी है आपने। यह तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। रितु खुशी खुशी वो सूट पहनकर ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली जाती है। जिया वापस अपनी मशीन पर बैठकर घर के दूसरे कपड़े ठीक करने लगती है। जिया कपड़े सिल रही थी कि तभी दरवाजे पर हर्ष के बुआ जी आती हैं। बुआ जी बहुत ही अमीर थी और उन्हें अपने पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड था। तभी सभी परिवार, अरे बुआ जी, आप इतने दिनों के बाद आई हैं, अंदर आइए ना, दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? हाँ, नहीं नहीं लता, मुझे अंदर नहीं आना है। अरे मुझे अंदर नहीं आना है, मैं जा रही हूँ। अरे बुआ जी, आप तो इतनी दूर से आई हैं और 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। जिया बोलने लगती है, बुआ जी प्लीज़ रुकिए, चाय और नाश्ता रहने दो बहू। मुझे पता है तेरे इन गरीब ससुराल की हैसियत ही नहीं है कि मुझे चाय नाश्ता करा सके। बस 2 वाले बिस्किट के पैकेट के पास पैसे भी नहीं होंगे इनके पास, समझी तू? मैं तो यहाँ बस यह बताने आई थी कि मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है तो हमने एक बहुत बड़ा पार्टी रखी है, तुम सब भी आना। लेकिन दीदी जी, आना ज़रूर, मैंने बहुत बड़ी वाली दावत रखी है। तुम लोगों ने तो कभी सपने में भी इतने पकवान नहीं देखे होंगे। चलो मैं चलती हूँ, मुझे और भी रिश्तेदारों को बोलना है। इतना कहकर बुआ जी चली जाती हैं। तभी हर्ष के पापा कामिनी बिना अंदर आए ही दरवाजे से चली गई। पीछे खड़े हर्ष के पिता और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। माँ, आपको क्या ज़रूरत थी उन्हें अंदर बुलाने की? क्या आप नहीं जानती हैं कि वो हमेशा हमारा अपमान करने का मौका ढूंढती रहती हैं? शांत हो जा बेटा, तू तो जानता है कि तेरी बुआ कैसी हैं, उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दे तू। अरे छोड़ो इन सब बातों को, तुम लोग यह सोचो कि किसी बहाने हमें अमीरों वाले दावत खाने के लिए मिलेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी अमीरों वाली दावत खाने का तो हमें भी बड़ा मन करता है। हम लोग पहले कभी ऐसी दावत में नहीं गए हैं। सही कहा बाबूजी, मैंने सुना है ऐसी दावतों में पनीर टिक्का और शाही पनीर होता है। सालों हो गए पनीर खाए, और मिठाइयाँ भी तो कितनी तरह की होती हैं। मैं तो चाट और गोलगप्पे खाऊंगी। अरे मैं तो वहाँ जाकर कम से कम 2 प्लेट भरकर चिकन बिरयानी अकेले ही खा जाऊंगा। यह सब बुआ जी की बातों का अपमान भूलकर सिर्फ उन शानदार खाने के सपने देखने लगते हैं। उन्हें वहाँ मिलने वाला था। जिया यह सब चुपचाप खड़ी देख रही होती है। वह परिवार की इस मजबूरी और खाने के प्रति इस तरह देखकर बहुत ही उसे तरस आ रहा था। मेरे ससुराल वाले अमीरों वाली दावत खाने के लिए कितना तरस रहे हैं।
बस बुआ जी की पार्टी अच्छी रहे। अगले दिन पूरा परिवार अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर बुआ जी की पार्टी में जाते हैं। पार्टी एक बहुत बड़े आलीशान हॉल में थी। बाप रे, इतनी बड़ी दावत है, मैं तो कभी नहीं देखी थी आज तक। हाँ, मैं भी आज पहली बार आया हूँ। सच में बहुत शानदार बूफे लगा हुआ था। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ देखो कितने हाई फाई लोग आए हैं, कितने महंगे और चमकते हुए कपड़े पहने हैं सबने, और हम एक हैं जो पार्टी में हर तरफ महंगे कपड़े पहने हीरे जवाहरात से लदे हाई प्रोफाइल मेहमान नज़र आ रहे थे। वेटर महंगे महंगे डिशेज सर्व कर रहे थे। इन सब के बीच में लता का परिवार वालों ने बहुत ही साधारण और पुराने कपड़े पहने हुए थे। सही कह रही थी माँ जी आप, सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। अरे चुप करो ना सब, वो लोग पैसे वाले हैं तो उनके कपड़े तो अच्छे ही होंगे ना। अब हमारे पास जितने थे मैंने उतने में ही अपना कपड़ा पहन लिया है। तुम लोग ज़्यादा ध्यान मत दो। सुरेश की बात सुनकर जिया अपनी जेठानी काजल का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देने लगती है। भाभी परेशान मत होइए, कपड़ों से कुछ नहीं होता है। हम यहाँ बुआ जी की खुशी में शामिल होने आए हैं, दावत का आनंद लेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। बहुत सही कह रही हो बहू, जिंदगी भर हमने गरीबों की खाना खाया है, बहुत ही संघर्ष किया है, रूखी सूखी दिन काटे हैं। आज हम लोग अच्छी दावत खाएंगे और स्वाद लेते रहेंगे। हाँ दादाजी, मैं अपने तो बाहर पोस्टर में देखा है, अंदर बहुत बड़ा केक और बहुत सारी मिठाइयाँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है दादाजी। हाँ मेरे शेर, आज तो खूब पेट भर के खाना खा लेना। हाँ, पूरा परिवार धीरे धीरे अंदर आते हैं और हर्ष के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट का बॉक्स था। वो अपने गिफ्ट बॉक्स को देखकर परेशान होते हुए कहता है, बस मुझे इसी की चिंता लगी हुई है कि हमारा यह छोटा सा गिफ्ट बुआ जी को पसंद आएगा कि नहीं। मैंने इसे पैसे जोड़ जोड़ कर लिया है और यहाँ के हिसाब से तो यह बहुत हल्का है। भैया, गिफ्ट की कीमत नहीं देने वाले का प्यार देखा जाता है, आप परेशान मत होइए, समझे। रितु और हर्ष बातें कर रहे थे। कामिनी दूर से इस परिवार को आते हुए देखती है। अपने भैया भाभी को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बनावटी मुस्कान आ जाती है। कामिनी पास आती है। अरे आ गए तुम लोग, मुझे लगा था कि तुम लोग नहीं आओगे। बुआ जी, हम आपके लिए छोटा सा तोहफा लाए हैं। हाँ, गिफ्ट तो काफ़ी छोटा है। खैर चलो अंदर जाओ, क्या ज़रूरत थी ये सब फॉर्मेलिटी करने की, ऐसे ही खाली हाथ चले आते। दीदी, बेटी के प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई हो। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, हमारी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ा हम ले आए हैं। कामिनी उस गिफ्ट को बहुत ही अजीब से नज़रों से देखती है। वह गिफ्ट को हाथ में लेती है और बिना उसे खोले उसे एक सेकंड बड़ी बेरुखी से अपने हाथ में से नौकरों को दे देती है। ए रामू, इसे ले जा और सारे गिफ्ट के साथ इसे रख दे, पता नहीं अंदर क्या भर के लाए हैं सब। कामिनी की हरकत देखकर सुरेश और उसके परिवार वालों का चेहरा उतर जाता है। काजल गुस्से में मुट्ठी भी लेती है और गुस्से में समीर के कान में फुसफुसाने लगती है, बुआ जी को देखिए, हमने पेट काट कर इतने प्यार से उनके गिफ्ट लाए थे और उनका तेवर देखिए, कैसे हमारा अपमान कर रही हैं। अरे चुप रहो, इतनी भीड़ में है, कोई सुन लेगा तो हमारा तमाशा बन जाएगा। पार्टी चल रही थी, परिवार के सभी लोग एक कोने में खड़े थे और अमीरों वाली दावत खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी कामिनी वहां आती है और लता के पास खड़ी हो जाती है। वह परेशान होने का नाटक करते हुए कहती है, अरे लता, आज तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना। अरे लता, बावर्ची जो है उसकी तबीयत खराब हो गई और वह नहीं आ पाया। बेचारा अकेला अंदर सब कैसे संभालेगा, बाहर मेहमानों को पानी और स्टार्टर कौन करेगा। लता, तू एक काम करना, अपनी इन दोनों बहुओं के साथ जरा अंदर जाकर बावर्ची की मदद कर दे और बाहर पानी का इंतजाम देख ले। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं, हमारी बहुएं यहाँ पर मेहमान बनकर आई हैं। अरे तो क्या हो गया, अपने ही घर की तो बात है, थोड़ा देख ही लेंगी तो क्या हो जाएगा। बुआ जी बोलती हैं, अरे तुम लोग तो अपने हो, मदद कर दोगे तो क्या घिस जाओगे, छोड़िए ना जी। देखिए ना आपकी बहन कितनी हम लोगों से
परेशान कर रही हैं, हम उनकी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लता की बात सुनकर कामिनी वहाँ से चली जाती है। यह क्या बदतमीजी है, हम यहाँ दावत खाने आए हैं या मजबूरी करने। जिया हर्ष का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती है। शांत रहिए हर्ष जी, घर के बड़े कह रहे हैं तो कर देते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। चलिए भाभी, हम रसोई में जाकर देखते हैं। काजल और जिया बेमन से रसोई की तरफ चली जाती हैं और वहां जाकर प्लेट लगाने लगती हैं, पानी सर्व करने का काम करने लगती हैं। काफ़ी देर काम करने के बाद जिया तभी उसी रास्ते से जा रही थी और कामिनी अपनी सहेली से बात कर रही थी। जिया दरवाजे के पीछे छुपकर बुआ जी की एक सभी बातें सुन लेती है। अपने इन गरीब रिश्तेदारों को इतनी बड़ी पार्टी में बुलाने का क्या ज़रूरत था। इनके कपड़े तो देख बिल्कुल स्टैंडर्ड मैच में नहीं है। और ये बेवकूफ़ तो क्या समझ रहे हैं, इन्हें दावत खाने के लिए बुलाया गया है। भिखारियों की तो इतनी औकात ही नहीं है कि मेरी अमीरों वाली दावत खाएं, इसलिए तो बुलाया था कि ताकि मुफ्त में काम करने और नौकर मिल जाए। भाभी और उनकी दोनों बहुएं अंदर बावर्ची का साथ दे रही हैं, पैसे भी बच जाएंगे मेरे, और इन्हें फिर बचा खुचा कुछ दे दूंगी, खा लेगा सब। कामिनी की यह बात सुनकर जिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो ट्रे वहीं छोड़कर तुरंत अपने परिवार के पास जाती है। माँ जी, बाबूजी, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से चलना चाहिए। क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों हो रही है? तो माँ जी, बुआ जी ने हमें यहाँ कोई दावत खिलाने का नहीं बुलाया है, उन्होंने सिर्फ हमें काम करने के लिए बुलाया है, मुफ्त में नौकर समझकर बुलाया है ताकि हम उनके मेहमानों की झूठी प्लेट उठा सकें। मैंने खुद उन्हें अपनी सहेली से यह बात करते हुए सुना है। हमारी औकात दावत खाने की नहीं है। यह सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि औरत सिर्फ जलील करना चाहती है। चलिए यहाँ से। काजल और उसके परिवार वाले पार्टी से जा रहे थे कि तभी कामिनी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ झुंड बनाकर क्यों खड़े हो? काम कौन करेगा? बस दीदी, बहुत हो गया, अब यह सब नहीं होगा। हमने आपकी गरीबी में भी इज्जत की, लेकिन आपने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया। अगर आपको नौकर ही चाहिए थे तो पैसे देकर बुला लेती। रिश्तेदारों को नौकरों की तरह इस्तेमाल करना, छी छी छी। हाँ, बढ़िया इज्जत वाली हो तुम लोग, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरी पार्टी में आने की। आज जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम लोगों के रहने से हमारी पार्टी का लुक खराब हो रहा था। हम लोग जा रहे हैं। हम गरीब हैं दीदी, लेकिन हमारी अपनी एक खुददारी है। चलो बच्चों यहाँ से, हम सब एक साथ चले जाते हैं, यहाँ रुकना नहीं है। पूरा परिवार बिना खाना खाए अपमान का घंट पीकर वहाँ से उदास होकर थका हुआ घर लौटता है। घर में अंधेरा था। समीर लाइट जलाता है। सब कुर्सी और टेबल पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। सबका चेहरा उतरा हुआ था, सब उदास थे। तभी चिंटू बोलता है, माँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, रसमलाई भी थी, पनीर था, हम क्यों आ गए बिना खाना खाए? मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। चिंटू की बात सुनकर सुरेश की आंखों में पानी आ जाता है, आंसू छलक पड़ते हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अपने पोते को एक अच्छी दावत भी नहीं खिला सका। ज़िंदगी भर इस गरीबी से लड़ा, सोचा था आज अमीरों वाली दावत खाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमें सिर्फ धक्के और गलतियाँ मिली। हमारे नसीब में ही नहीं था अमीरों वाली दावत खाने का। सुरेश की आंखों में आंसू देखकर हर्ष से रहा नहीं गया। वो अपने पिता के आंसू पोंछने खड़ा हो गया। चुप रहिए पिताजी, आप मत रोइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उन लोगों की है, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। जिनकी सोच घटिया है, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। चिंटू ही नहीं, भूख तो मुझे भी लगी है। शाम से हमने कुछ नहीं खाया है, लग रहा है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तभी जिया, दावत में जाकर हम लोग खाना खा ही नहीं पाए। पूरा माहौल मायूसी में डूबा था और सबके चेहरे उतरे हुए थे। जिया खड़ी होती है, उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर हंसी होती है। कोई भूखा नहीं सोएगा, अभी जाकर हम सबके लिए खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। मैं अभी तेरी मदद करती हूँ। जिया और काजल दोनों रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, अब बहुत हो गया, जिसे देखो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता है।
मेरे ससुराल वाले अमीरों वाला दावत खाना चाहते हैं। फिर जिया सोचते सोचते सभी के लिए आलू और की सब्जी और रोटी बनाती है और सभी को खाना देती है। सभी बिना मन से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है तो वो जिया से कहती है, भाभी आपको पता है उस दिन जिस बच्ची के घर पर मैं ट्यूशन पढ़ाने गई थी उसकी माँ को आपके डिज़ाइन की हुई वो पुरानी सूट बहुत ही अच्छी लगी। वो बहुत तारीफ़ कर रही थी। वो पूछ रही थी कि क्या आपने उनके लिए भी कोई सूट सिल देंगी? हाँ क्यों नहीं, तुम उनसे बात कर लो। रितु बबली की बच्ची को पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है। रितु बबली को पढ़ा रही थी कि तभी बबली की मम्मी मेनका रितु के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ जाती है और रितु, आंटी उस दिन आप बोल रही थी न सूट सिलने के लिए, मेरी भाभी आपकी सूट सिल देंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है, ये लो 500 रुपये, अपनी भाभी से कहना मेरे लिए सुंदर सी सूट सिल देगी। रितु मेनका से पैसे लेकर शाम को जब घर आती है वापस तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। जिया, भाभी भाभी कहाँ हैं आप? रितु, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? भाभी आपको पता है बबली की मम्मी ने आपको सूट सिलने के लिए 500 रुपये दिए हैं। सच में 500 रुपया दिया? हाँ भाभी, उन्होंने 500 रुपये दिए हैं। मुझे तो लगता है आपको सिलाई का काम शुरू कर देना चाहिए। सिलाई करके आपकी खूब कमाई होगी। रितु, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हाँ, अब मैं सिलाई करूँगी और सिलाई करके पैसे जोड़ूंगी और अपने घर वालों को अमीरों वाली दावत दूंगी। जिया का सिलाई का काम धीरे धीरे चल रहा था। ऐसे ही एक दिन जिया के पड़ोस में एक अमीर औरत सुशीला के घर पर अन्नप्राशन था। कार्यक्रम होता है। जिया और काजल चूड़ी खरीदने के लिए मेकअप की दुकान पर चली गई। तभी उनकी नज़र एक पड़ोसन पर पड़ती है और वह पड़ोसन जिया से बोलती है, जिया तुम दोनों यहाँ क्यों हो? तुम लोग भी सुशीला के बच्चे के अन्नप्राशन में आ रहे हो ना? नहीं, हमें तो वहाँ जाने के लिए कोई बोला ही नहीं है। तुम लोगों ने दावत में जाने के लिए नहीं बोला है? नहीं, हमें कोई नहीं बोला है। हम तो बस यहाँ पर चूड़ी खरीदने के लिए आए थे और हमें तो दावत का न्योता ही नहीं मिला। ओह, पर मुझे लगा सुशीला ने तुम्हें इनवाइट किया होगा क्योंकि उनके बच्चे के अन्नप्राशन में तो हमारे पड़ोस के सभी लोग ही न्योता में हैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। प्रीति काजल और जिया से बात कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। प्रीति फ़ोन उठाकर बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रीति के जाने के बाद काजल अचानक उदास हो जाती है। चूड़ियाँ खरीदने के बाद काजल और जिया घर आती हैं। घर आने के बाद भी काजल का चेहरा उतरा हुआ था, जिसे देखकर लता कहती है, क्या बात है बहू, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तू तो हमेशा मुस्कुराते रहती थी, तो आज तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? माँ जी, वो सुशीला है ना, उसके बच्चे का अन्नप्राशन की दावत है, पर उसने हमें नहीं बोला है। हमारे आसपास के सभी लोगों को न्योता दिया है, लेकिन उसने मुझे न्योता नहीं दिया, जबकि मेरी उससे कितनी अच्छी दोस्ती थी। बाज़ार में तो वो मुझसे कितनी बार मिलती थी और बातें भी करती थी। काजल की बात लता का सब कुछ समझ जाती है। और फिर काजल, तू तो जानती है कि हम लोग गरीब हैं ना, हमें कोई अपने बराबर का नहीं समझता है। हमें कोई अमीरों वाली दावत में नहीं बुलाएगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं, हमें कोई नहीं बुलाएगा अमीरों वाली दावत में। हमारे नसीब में ही नहीं है अमीरों वाली दावत। जिया रसोई में काम करते हुए अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही होती है। अगले दिन काजल के आसपास की औरत तैयार होकर सुशीला के बच्चे के अन्नप्राशन में जा रही थी। काजल को जो घर के बाहर बैठकर बर्तन धो रही थी, वह दूसरों को देखकर दावत में जाने के लिए तरसती है। भगवान, तूने हमें गरीब क्यों बना दिया? आज हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होते तो लोग हमें भी दावत में बुलाते। दूसरों को देखकर काजल दबी आवाज़ में अब वो सब बोल रही थी, पर उससे रहा नहीं जाता है, तो वो घर के अंदर चली जाती है जहाँ उसका बेटा चिंटू उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मम्मी, आपको पता है मेरे स्कूल में वो पिंकी है ना, कल उसकी बर्थडे पार्टी थी, पर उसने सबको बुलाया, पर मुझे दावत में नहीं बुलाया क्योंकि हम गरीब हैं ना, इसीलिए उसने मुझे नहीं बुलाया मम्मी। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा है।
काजल जो पहले से ही दावत वाली बात को लेकर दुखी थी, चिंटू की बात सुनकर और दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, कोई हमें नहीं बुलाता तो क्या हुआ, वो दावत उतनी अच्छी नहीं होती है, वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ जाने का क्या मतलब है, वहाँ जाने के लिए सोचो ही मत। काजल चिंटू को बहलाते हुए कोशिश करती है, पर काजल और चिंटू को इस तरह उदास देखकर बहुत दुखी होती है। अब बहुत हो गया, मुझे अमीरों वाली दावत खिलाना ही पड़ेगा अपने परिवार को। हाँ, यह सोचते हुए जिया रितु के पास जाती है और उससे बोलती है, रितु मुझे लगता है कि हमें घर घर जाकर औरतों को बताना होगा कि मैं सिलाई करती हूँ, तभी मुझे ज़्यादा काम मिलेगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है, आपका यह आइडिया काम करेगा। हम लोग शाम को घर घर जाकर सभी औरतों को बता देंगे कि सिलाई करती हैं। शाम के वक्त जिया और रितु दोनों घर घर जाकर सभी को बताती हैं कि हमारे यहाँ सिलाई होती, और धीरे धीरे जिया को ज़्यादा कपड़ा मिलने लगता है और वह दिन रात कपड़े सिलने लगती है। जिया को इतनी मेहनत करते हुए देखकर एक रात रितु उसके कमरे में आती है और इस वक्त भाभी सिलाई कर रही हैं आप, भाभी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं और ना ही सो रही हैं, बस सिलाई करते जा रही हैं। वो रितु तुम और बाकी घर वालों को अमीरों की दावत खिलाने के लिए कितना तरसते हो ना, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। मैंने सोच लिया कि अब मैं आप लोगों को अमीरों वाली दावत खिलाकर ही रहूँगी, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। भाभी मैं भी आपका साथ दूंगी, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी। आप कपड़े सिलना, ठीक है ननद जी, आप जैसी ननद तो हर किसी को मिले, और मैं हुक लगा दूंगी। ठीक है, कल से हम दोनों मिल कर के ये काम शुरू करेंगे। अब जिया और रितु दोनों मिलकर सिलाई करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों सिलाई करके काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन लता अपना पुराना बक्सा साफ कर रही थी कि तभी बक्से में उसके और उसके पति की एक पुरानी फ़ोटो निकलती है और वह बड़ी ध्यान से उसे देख रही थी। अरे माँ जी, ये कब की फ़ोटो है? इसमें आप और ससुर जी तो बहुत जवान लग रहे हैं और आप बिल्कुल सारे बानों जैसी लग रही हैं। जी हाँ, तुम भी ना बहू, यह तो बहुत टाइम पहले की फ़ोटो है। इस तस्वीर में मेरी शादी 35 साल पूरे हो गए हैं। 3 दिन बाद हमारी शादी का सालगिरह है। क्या सच में माँ? हाँ बेटा, हम लोग तो ठहरे गरीब, हम लोग तो पार्टी दे नहीं सकते। अगर मेरे पास पैसे होते तो अपनी 35वीं शादी की सालगिरह मनाती, अमीरों वाली दावत देती। यह बात सुनकर जिया के दिमाग की घंटी बजती है और फिर अपने ससुराल वालों को अमीरों वाली दावत देने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। जिया अपने घर के कामों में लग जाती है। रात में जब उसके ससुर और सास सो जाती हैं तो वह मिशन 35 सालगिरह शुरू हो जाती है और अपनी जेठ जेठानी नंदपति से बात करती है। 3 दिन बाद माँ और बाबूजी की 35वीं सालगिरह है। मैं उन्हें शादी की सालगिरह की दावत देना चाहती हूँ, लेकिन यह सरप्राइज़ रहेगा। यह आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। सभी लोग जिया की आइडिया से खुश होते हैं और उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन से परिवार के सभी लोग सुरेश और लता बजते बजते दावत की तैयारी करने लगते हैं। जिया और काजल राशन की दुकान पर जाते हैं, राशन वाले से लंबी लिस्ट दे देते हैं। यह सब करते हुए देख लता को शक होता है। अरे बहू, तुम दोनों राशन की दुकान पर क्यों गई थी खरीदारी करने, और राशन कहाँ है? वो माँ जी, वो हम लोग तो तिल खरीदने गए थे पर उसकी दुकान पे नहीं था। हाँ, तिल तो नहीं था, ऐसे ही हम लोग चले आए बस घूम के। जिया लता से झूठ बोल रही थी। रितु भी लाइट खरीदने के लिए बच्चों को पढ़ाने के बहाने घर से जल्दी निकल जाती है। अपने परिवार वालों को यस बदले व्यवहार को देखकर रात को लता सुरेश से बात करती है। सुनिए जी, मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चे हमसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे शक हो रहा है इन पर। तभी सुरेश बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें जासूसी में होना चाहिए था, इस उम्र में भी तुम्हें जासूसी सूझ रही है। अरे बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इस तरह सुरेश लता को समझा देता है। देखते ही देखते उनकी एनिवर्सरी का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह सुरेश और लता नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और
माँ जी, ससुर जी, आप दोनों हमारे कुल देवी के मंदिर होकर क्यों नहीं आते हैं? आप दोनों को तो बहुत दिन हो गया है। बड़ा मन था आपका वहाँ जाने का। मैंने कड़ा प्रसाद बना दिया है और जाइए घूम आइए। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। चलो लता, हम लोग मंदिर घूम कर आते हैं। सुरेश और लता दोनों मंदिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद घर में अमीरों वाली दावत की तैयारी होने लगती है। समीर, हर्ष और रितु मिलकर घर को रिबन और लाइट से सजाते हैं। तो वहीं खाने की खुशबू से तो मुझे अभी से ही भूख लग रही है। रितु की बात सुनकर उसके भाई हंसने लगते हैं। काजल ने मीठे में रसमलाई और हलवा बनाया था जिसमें वह पिस्ता और बादाम सजाती है। आज कोई कमी नहीं रहेगी। बाबूजी को मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है और माँ जी को गाजर का हलवा। आज मेरी दावत किसी भी फाइव स्टार होटल से कम नहीं रहेगी। जिया, काजल अमीरों वाली दावत की बड़ी अच्छी तैयारी करती हैं और खाना बनाने के बाद उसे बड़ी सी चटाई बिछाकर उस पर रख देते हैं। शाम को जब लता और सुरेश घर लौटते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जिया दरवाज़ा खोलती है। अरे बहू, यह क्या? यह हमारा ही घर है ना? कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं हम? इतना सारा खाना और यहाँ पर कैसे? खाना, हम तो गरीब हैं ना। हमारे यहाँ ये अमीरों वाली दावत कहाँ से आ गई है? यह 56 भोग हमारे घर में कैसे आ गए? माँ जी, बाबूजी, यह सब आपकी इस प्यारी बहू जिया ने किया है। उसी ने आप लोगों के लिए यह अमीरों वाली दावत तैयार की थी। जिया आगे बढ़कर अपने सास ससुर के पैर छूती है। बाबूजी, यह आपकी बहू की तरफ से आपके लिए वो अमीरों वाली दावत है जिसके आप लोग हकदार हैं। हमने आपके लिए सादी दावत बनाई है। लता जिया को गले से लगा लेती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी बच्ची, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यह दावत अमीरों वाली नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खुशनसीब सास और ससुर की दावत है। दादू, दादी, जल्दी चलो ना। माँ, मुझ खुशबू से मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। चाची ने कितना सारा खाना बनाया है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जल्दी चलो। सभी मिलकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और मज़े से अमीरों वाली दावत का मज़ा लेते हैं। जिया और रितु दिन रात मेहनत करती हैं। धीरे धीरे उनके डिज़ाइन पूरे इलाके में मशहूर हो जाते हैं। काम इतना बढ़ जाता है कि उन्हें 4 नई मशीन और कुछ लड़कियों को काम पर रखनी पड़ती है। जिया अपना बुटीक खोलती है। कुछ ही सालों में उनकी गरीबी दूर हो जाती है। वह खूब पैसे कमाती हैं और अपना घर लेती हैं और घर में एक बहुत बड़ी सी पूजा भी रखती हैं। पूजा में सभी को न्योता जाता है। सारे काम अच्छे से होने चाहिए। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। जिया के नए घर में दावत की तैयारी हो गई थी। पूरा घर फूलों और लाइटों से सजा था। मेन गेट में बुआ जी अंदर आती हैं। अरे, यह घर लता का है? इतना बड़ा लता का घर? सुरेश, जिया और काजल उनका स्वागत करते हैं। अरे बुआ जी, आइए आइए। सभी ने बहुत ही महंगे और खूबसूरत डिजाइनर कपड़े पहने थे। आइए बुआ जी, अंदर आइए। अरे लता, ये सब कैसे हो गया? कुछ साल पहले तो तुम लोग इतने गरीब थे और फिर ये अचानक तुम लोग कुछ चोरी किए हो क्या? अरे नहीं बुआ जी, गरीब ज़रूर थे बुआ जी, लेकिन हमारी नीयत अच्छी थी। दिन रात मेहनत और सबसे बड़ी बात, हमने अपने बुरे वक्त में भी अपनों का साथ नहीं छोड़ा। आइए बुआ जी, दावत शुरू हो गई है। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बावर्ची और वेटर बुलाएं। आपको या आपकी सहेली को यहाँ कोई काम नहीं है? बुआ जी को अपनी पुरानी बात याद आ जाती है। उनका सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ़ कर दे लता। पैसे के घमंड में मैं यह भूल गई थी कि इंसान की असली दौलत उसका परिवार और उसकी मेहनत होती है। मुझे माफ़ कर दो सभी लोग। अरे कोई बात नहीं दीदी, इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब आप आराम से बैठकर और दावत का मज़ा लीजिए। पूरा परिवार, रिश्तेदार और बुआ जी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। टेबल पर दुनिया भर के पकवान सजे हैं। हे भगवान, मेरी इन दोनों बहुओं को हमेशा खुश रखना, जिन्होंने अपने प्यार और मेहनत से हमारे इस गरीब घर को स्वर्ग बना दिया। सभी परिवार खुश रहते हैं और जिया का मेहनत बहुत ही रंग लाता है। और दोस्तों, ये कहानी होती है ख़त्म। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। दोस्तों, आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर
ज्वाइन बटन दबाइए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।